वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड साउंड। सो आज के सेशन में 13th to 19th जनवरी वीक के करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं, जैसे कि जेड मोड सोनमार्ग टनल जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिसेंटली इनॉग्रेट की थी, कनेक्टिंग कश्मीर टू लद्दाख। 77th इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया गया था पुणे में ऑन जनवरी 15th। कप्पड़ बीच को मिला है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो कि केरला में है। इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट है 500 गीगावाट। सो रिसेंटली कैलिफोर्निया में फायर हुए थे और उसमें जो रिटार्डेंट यूज हुआ था दैट इज अमोनियम फोस्फेट। सो लेट अस लर्न ऑल दिस थिंग्स टुगेदर। हु हैज बीन स्worn इन एज द न्यू जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने हैं जस्टिस के विनोद चंद्रन। सो ये हमें याद रखना है, जस्टिस के विनोद चंद्रन सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने हैं और इनको ओथ दिलाई थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने। तो संजीव खन्ना ने इनको ओथ दिलाई थी। सो एज ऑफ नाउ अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं प्लस 33 जजेस। सो सुप्रीम कोर्ट की टोटल स्ट्रेंथ है 34। तो ये फैक्ट हमें पता होना चाहिए। With which country has India signed a deal for the export of BrahMos supersonic cruise missile? So BrahMos कहाँ एक्सपोर्ट कर रही है इंडिया? So इंडिया का जो डील हुआ है वो हुआ है इंडोनेशिया के साथ। So $450 million डील हुआ है to export BrahMos supersonic cruise missiles to Indonesia, will make it the second Asian country after Philippines. सो फिलीपींस ने ऑलरेडी इंडिया से एक्वायर की थी ब्रह्मोस, और फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया सेकंड एशियन कंट्री बना है जो ब्रह्मोस को एक्वायर करेगा इंडिया से विद रेंज ऑफ 290 किलोमीटर्स। अगर हम ब्रह्मोस की बात करें तो ब्रह्मोस ये जॉइंट वेंचर है। सो दिस इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड रशिया। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। वेयर वर INS सूरत, INS नीलगिरी एंड INS बख्शीर बिल्ड। सो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इन तीनों को ही लॉन्च किया था और ये कहाँ बने हैं? तो ये बने हैं मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। सो प्राइम मिनिस्टर ने डेडिकेट किए 3 न्यू वॉरशिप्स। सो 3 नई वॉरशिप्स ऑफ द इंडियन नेवी, INS सूरत, INS नीलगिरी एंड INS बख्शीर, जो कि एक सबमरीन है। INS बख्शीर एक सबमरीन है एट द नेवल डॉकयार्ड इन मुंबई ऑन जनवरी 15th। और ये सभी वॉरशिप्स डिजाइन हुई हैं और बिल्ट एट मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड इन मुंबई। सो मुंबई के मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में ये डिजाइन और बनी है अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। तो ये हमें इनके बारे में पता होना चाहिए कि कौन से प्रोजेक्ट के अंडर बनी है। सो INS सूरत ये फोर्थ शिप है ऑफ प्रोजेक्ट 15B। सो प्रोजेक्ट 15B गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है बिल्ट विद 75% इंडिजिनस कंटेंट। INS नीलगिरी ये लीड शिप है ऑफ प्रोजेक्ट 17A। ये एक स्टेल्थ फ्रिगेट है जो कि ब्रह्मोस एंड MRSAM मिसाइल से लैस है। देन INS बख्शीर जो कि सिक्स्थ सबमरीन है ऑफ प्रोजेक्ट 75। सो प्रोजेक्ट 75 के अंडर 6 सबमरीन बननी थी, उसकी जो सिक्स्थ सबमरीन है INS बख्शीर। देन प्रोजेक्ट 17A INS नीलगिरी एंड प्रोजेक्ट 15A INS सूरत। सो ये हमेशा ही न्यूज में रहते हैं कि थर्ड शिप आ गई, फोर्थ शिप आ गई। तो हमें ये तीनों प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, प्रोजेक्ट 15B, प्रोजेक्ट 17A एंड प्रोजेक्ट 75 ऑफ द इंडियन नेवी। भर्ग वस्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड बाय whom? सो भर्ग वस्त्र माइक्रो मिसाइल ये बनाई है इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड। सो इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड ने ये मिसाइल बनाई है जो कि इंडिया की पहली माइक्रो मिसाइल सिस्टम है डिजाइन टू काउंटर इनकमिंग ड्रोन्स। सो ड्रोन्स को ध्वस्त करने के लिए, ड्रोन्स के थ्रेट को निरस्तर करने के लिए ये मिसाइल बनाई गई है और इंडिया की पहली इंडिजिनस माइक्रो मिसाइल सिस्टम है जो कि ड्रोन्स के थ्रेट को काउंटर करने वाली है। और इसकी रेंज होगी 2.5 किलोमीटर। इसकी रेंज होगी 2.5 किलोमीटर और इसने इसको बनाया है इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड ने। Larsen and Toubro launched which multi-purpose vessel for the Indian Navy? So LNT, हमें शॉर्ट में LNT बोलते हैं, LNT ने बनाया है मल्टीपर्पस वेसल फॉर द इंडियन नेवी INS उत्कर्ष। सो INS उत्कर्ष सेकंड मल्टीपर्पस व्हीकल है। इससे पहले हमने कुछ महीने पहले पढ़ा था करंट अफेयर्स में INS समर्थ जो कि फर्स्ट मल्टीपर्पस व्हीकल था इंडियन नेवी का। INS समर्थ 3 महीने पहले ये लॉन्च हुआ था, अब ये लॉन्च हुआ है INS उत्कर्ष। तो हमें दोनों याद रखना है, दिस आर दी मल्टीपर्पस वेसल्स ऑफ इंडियन नेवी। सो हम देख सकते हैं इंडियन नेवी की कैपेबिलिटीज बहुत इंक्रीज हो रही हैं। पहले हमने मिसाइल डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट 17A, प्रोजेक्ट 15B एंड प्रोजेक्ट 75 INS बख्शीर जो कि एक सबमरीन है उसके बारे में पढ़ा। अब हम देख सकते हैं कि मल्टीपर्पस वेसल्स भी
इंडियन नेवी लॉन्च कर रही है। Who inaugurated the Z-More टनल और सोनमार्ग टनल? तो सोनमार्ग टनल को रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, सीएम अब्दुल्ला ने ये लॉन्च किया था, जेड मोर टनल। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको इनोग्रेट किया था और इसको ऑफिशियली नेम किया गया सोनमार्ग टनल। और इसकी जो कॉस्ट थी ओवर 2700 करोड़ रुपीज से बना है ये, और इस कनेक्टिविटी इंक्रीज करेगा बिटवीन श्रीनगर टू लद्दाख। सो दिस प्रोजेक्ट इज टू इंक्रीज कनेक्टिविटी बिटवीन श्रीनगर एंड लद्दाख, जो कि 6.5 किलोमीटर की है। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंथ क्या है इसकी? 6.5 किलोमीटर, और ये कंस्ट्रक्ट हुआ है अंडर दी थजीवास ग्लेशियर। सो ये भी इंपॉर्टेंट है। थजीवास ग्लेशियर पूछा जा सकता है कि कहाँ है और किस प्रोजेक्ट के अंडर ये टनल बनी है और उसमें कौन सा ग्लेशियर है। सो थजीवास ग्लेशियर, इसको भी हमें याद रखना है और इसका लेंथ भी याद रखना है, 6.5 किलोमीटर। Who was recently appointed as the new secretary of BCCI? So हमने कुछ वीक्स पढ़ा था एक्टिंग सेक्रेटरी ऑफ BCCI, बोर्ड फॉर कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। सो देवजीत साकिया एक्टिंग सेक्रेटरी थे, अब ये परमानेंट सेक्रेटरी बन चुके हैं BCCI के। सो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के नए सेक्रेटरी बने हैं देवजीत साकिया, और ये पोस्ट वॉज फॉलन वेकेंट आफ्टर जय शाह। सो जय शाह आईसीसी के प्रेसिडेंट बन गए थे, उसके बाद ये पोस्ट खाली हो गई थी और अब देवजीत साकिया नए सेक्रेटरी बने हैं। इसी के साथ साथ प्रभतेज सिंह भाटिया डिक्लेयर हुए हैं एज न्यू ट्रेजरर रिप्लेसिंग आशीष शेलर। तो ये दोनों अपॉइंटमेंट्स याद रखनी है। Which country will host 28th Conference of Speakers and Presiding Officers of Parliaments of Commonwealth Countries? So कौन सी कंट्री होस्ट करेगी 28th Conference of Speakers and Presiding Officers of Parliaments of Commonwealth Countries? So इंडिया इसको होस्ट करेगी। सो इंडिया इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट करेगी इन द ईयर 2026। 2026 में इंडिया इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट करेगी, और ये अनाउंस किया था ओम बिरला ने ड्यूरिंग द रीसेंट स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग इन गुरनेस से। सो जो रिसेंट इसकी कॉन्फ्रेंस हो रही है वो गुरनेस में हुई है। Which branch of the Indian Armed Forces is involved in the exercise Devil Strike? So Indian Armed Forces की कौन सी ब्रांच एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक में इन्वॉल्व है? सो तीनों ही इन्वॉल्व हैं, आर्मी, एयरफोर्स एंड स्पेशल फोर्सेस। ये इनकी कोऑर्डिनेटेड अप्रोच है टू कॉम्बैट रेडीनेस। सो ये तीनों ही आर्म्ड फोर्सेस की ब्रांचेस पार्टिसिपेट कर रही हैं एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक में। फेस्टिवल द गान नगाई इज सेलिब्रेटेड इन। सो ये फेस्टिवल रिसेंटली न्यूज में था बिकॉज ये सेलिब्रेट किया जाता है मणिपुर में। सो मणिपुर में ये फेस्टिवल जो कि पोस्ट हार्वेस्ट सेलिब्रेशन है ऑफ द यलियनग्रोंग कम्युनिटी। सो इस कम्युनिटी का ये लार्जेस्ट कल्चरल एंड रिलीजियस पोस्ट हार्वेस्ट सेलिब्रेशन है। सो दिस इज द लार्जेस्ट cultural and religious post-harvest celebration of Zaliangrong community in Manipur. Indian Army Day is celebrated annually on. So Indian Army हर साल annually celebrate किया जाता है जनवरी 15 को। So इस साल 77th Indian Army Day जनवरी 15 को सेलिब्रेट किया गया था इन पुणे। सो पुणे में ये सेलिब्रेट किया गया था अंडर द थीम समर्थ भारत सक्षम सेना। समर्थ भारत सक्षम सेना, जिसकी इंग्लिश की ट्रांसलेशन है एम्पावर्ड इंडिया कैपेबल आर्मी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल थीम्स ही पूछी जाती है, डेज एंड थीम्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे गवर्नमेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डेज एंड थीम्स। तो इसकी थीम याद रखनी है समर्थ भारत सक्षम सेना। इसी के साथ साथ हमें जनवरी 14 का भी पता होना चाहिए, जो कि आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे है। सो जनवरी 14 आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे ऑब्जर्व किया जाता है। Which two beaches in Kerala recently received the prestigious Blue Flag certification? So केरला के कौन से दो बीचेस को रिसेंटली ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है? ये है कप्पड़ एंड चल। सो केरला के कप्पड़ एंड चल दोनों बीचेस को फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, जो कि डेनमार्क की बेस्ड है, उन्होंने ये अवार्ड्स दिए हैं। इसी के साथ साथ इंडिया में टोटल 13 ब्लू फ्लैग बीचेस हैं। सो ये भी याद रखना है, इंडिया में टोटल 13 ब्लू फ्लैग बीचेस हैं। Which of the following is a key ingredient in the pink fire retardant Phosgene which is used in California fire defense? So recently कैलिफोर्निया के जंगलों में बहुत भयानक आग लगी थी। सो उसमें जो फायर रिटार्डेंट फोस्चेक यूज किया गया था, उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है दैट इज अमोनियम पॉलीफॉस्फेट।
सो फोर्सचेक को भी याद रखना कि इसका रिटार्डेंट का नाम है फोर्सचेक, और इसमें जो प्राइमरी कंपोनेंट था दैट इज अमोनियम पॉलीफॉस्फेट, जो कि पानी की तरह इवेपोरेट नहीं होता एंड इज इफेक्टिव इन स्लोइंग डाउन वाइल्ड फायर्स। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है केमिकल, कि कौन सा केमिकल कैलिफोर्निया फायर में यूज किया गया। Mount Ibu, which erupted on January 11th, is located in which country? So Mount Ibu recently erupt हुआ था, volcanic eruption हुआ था इसमें, और ये लोकेटेड है इंडोनेशिया में। सो ये इंडोनेशिया के नॉर्थ मलाक्कू में सिचुएटेड है, और इसकी जो इरप्शन थी, उन्होंने जो क्लाउड्स को सेंड किया अप टू 4000 मीटर्स हाई, लावा 2 किलोमीटर तक पहुंचा। सो हम देख सकते हैं कितना भयानक इरप्शन हुआ था। तो ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, माउंट इबू, इंडोनेशिया। What is the target renewable energy capacity India aims to achieve by 2030? So India का जो target है renewable energy capacity generate करने का, that is 500 gigawatt. So 500 gigawatt by 2030. So ये न्यूज़ में था because इंडिया ने रिकॉर्ड 30 gigawatt renewable energy capacity को ऐड किया in 2024. So this is the record high for India. 2024 में इंडिया ने टोटल 30 gigawatt of renewable energy capacity ऐड किया है। The In-Road project aims to enhance the quality of natural rubber in which region of India? So ये प्रोजेक्ट है नेचुरल रबर की क्वालिटी को इनहेंस करने का, कौन से रीजन में? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। सो इन-रोड की फुल फॉर्म है इंडियन नेचुरल रबर ऑपरेशंस फॉर असिस्टेड डेवलपमेंट। इंडियन नेचुरल रबर ऑपरेशंस फॉर असिस्टेड डेवलपमेंट, जो कि प्रोजेक्ट है फ्रॉम फॉर इंप्रूविंग नेचुरल रबर क्वालिटी नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रबर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये प्रोजेक्ट है। अगर हम रबर की बात करें, सो इंडिया में 90% रबर जो प्रोड्यूस होती है दैट इज इन केरला। सो ये फैक्ट भी हमें बताना चाहिए, 90% जो रबर प्रोडक्शन होती है दैट इज इन केरल। इन विच part in India, which part has been identified as a key global hotspot for threatened freshwater species by IUCN? So IUCN ने कौन से ग्लोबल हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई किया इंडिया में फॉर थ्रेटेंड फ्रेश वाटर स्पीशीज? ये है वेस्टर्न घाट्स। सो वेस्टर्न घाट्स को आइडेंटिफाई किया है एज की ग्लोबल हॉटस्पॉट फॉर थ्रेटेंड freshwater species by the International Union for Conservation of Nature in its first ever multi-taxon global freshwater fauna assessment. So IUCN का फर्स्ट एवर ये असेसमेंट था जहां पे वेस्टर्न घाट्स को एज ग्लोबल स्पॉट आइडेंटिफाई किया गया। सो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हमारा रीजन आइडेंटिफाई हुआ है हॉटस्पॉट दैट इज वेस्टर्न घाट्स। ग्लोबल हॉटस्पॉट्स में लेक विक्टोरिया, लेक टिटिकाका, श्रीलंका का वेट जोन एंड वेस्टर्न घाट्स इंक्लूडेड है। एंड नोटेबल एंडेंजर्ड स्पीशीज है हम बैकसीड मैसी। जो प्राइमरी थ्रेट्स आइडेंटिफाई किए हैं दैट आर पोल्यूशन, डैम कंस्ट्रक्शन, वाटर एक्सट्रैक्शन, एग्रीकल्चर एंड इन्वेसिव स्पीशीज। एंड सबसे अफेक्टेड इंडियन स्टेट है केरला, एंड जो क्रिटिकल रिवर है दैट इज पेरियार। तो पेरियार भी केरला में ही है। सो ये कुछ फैक्ट्स हमें बताने चाहिए। Which fintech firm in the UAE has partnered with NIPL to integrate यूपीआई इनटू इट्स पेमेंट सिस्टम? सो यूएई की कौन सी फिनटेक फर्म ने यूपीआई को इंटीग्रेट करने के लिए पार्टनरशिप की है? सो दिस इज मैग्नाटी। सो मैग्नाटी ने एनआईपीएल के साथ इंटीग्रेट किया है टू इंटीग्रेट यूपीआई इनटू द यूएस पेमेंट इको सिस्टम। सो करेंटली यूपीआई 7 कंट्रीज में एक्सेप्ट किया जाता है, इंडिया, भूटान, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, फ्रांस, और ये यूएई बनेगी 8th कंट्री। सो ये भी हमें पता होना चाहिए। कई बार ये पूछ लेते हैं कि यूपीआई फर्स्ट एवर यूएई में इंटीग्रेट होने वाला है, नहीं, इससे पहले टोटल 7 कंट्रीज में यूपीआई ऑलरेडी अवेलेबल है। Which two sites from India have been included in the 2025 World Monuments Watch List? So कौन सी इंडिया की दो साइट्स को 2025 वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच लिस्ट में इंक्लूड किया गया? ये है मूसी रिवर हिस्टोरिक बिल्डिंग एंड भुज हिस्टोरिक वाटर सिस्टम। सो मूसी रिवर हिस्टोरिक बिल्डिंग्स इन हैदराबाद एंड भुज हिस्टोरिक वाटर सिस्टम्स इन गुजरात। सो हैदराबाद की मूसी रिवर हिस्टोरिक बिल्डिंग एंड गुजरात की भुज हिस्टोरिक वाटर सिस्टम को 2025 की वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच में बाय न्यूयॉर्क बेस्ड वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड। सो वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड ने इस अपनी लिस्ट में इंक्लूड किया। These sites face risk from climate change and water crisis, highlighting the need for advocacy and preservation.
Which state government has launched She Cohort 3.0? So She Cohort 3.0 initiative to empower women led startups किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? सो ये पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया शी कोहोर्ट 3.0 स्टार्टअप्स हैंड होल्डिंग एंड एम्पावरमेंट कोहोर्ट 3.0 स्टार्टअप्स हैंड होल्डिंग एंड एम्पावरमेंट। सो ये फुल फॉर्म भी याद रखनी है। मोहाली, सो मोहाली पंजाब में इनिशिएटिव ये लॉन्च हुआ टू एम्पावर फीमेल स्टार्टअप्स एंड स्टूडेंट्स इन बिल्डिंग tech based ventures. So that is it for this weekly current affairs session. Please like, share, subscribe and comment your feedback. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.